अच्छा, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने उन्होंने भी यूथ को लेकर एक बड़ा मैसेज दिया और उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को अपनापन देने की ज़रूरत है, संवाद करने की ज़रूरत है, उन्हें डिक्टेशन नहीं डिस्कशन चाहिए, ऑर्डर नहीं कंसेंसस, ये हमारा मैसेज होना चाहिए। नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है, जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न हो उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। अरे ये बयान मोहन भागवत जी का मेरे ख्याल से परसों का बयान है, लेकिन हाँ है बड़ा रेलेवेंट। और उस डेटा के साथ वो डेटा स्क्रीन पे रखिए जरा भाई, वो डेटा वो डेटा हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कि जो जितने लोग अब ये कह देना कि सारा जेनजी मोदी का सिर्फ विरोधी है। इतनी बात जरूर ठीक है कि जो जेनजी है कहाँ से कौन सी ईयर वर्क से किस उस तक कहते हैं सर जेनजी को, ईयर वाइज होता है ना, ये तो जेनजी तो हो गया, जेनजी होता है 1997 से लेकर 2012 तक, मतलब 14 से लेकर 29 साल तक का, मतलब 15 साल का, मतलब हर एक ग्रुप 15 साल का। 14 साल वाला वोटर नहीं है, लेकिन 14 साल वाला फोन चलाना जानता है। बच्चा जो घर में है वो अवेयर हो चुका है, वो टेक्नोलॉजी समझ रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है लोगों के साथ, जुड़ा हुआ है वो। और उसको नहीं मालूम है कांग्रेस क्या है, राहुल गांधी क्या है, यूपीए क्या था, 10 साल मनमोहन सिंह प्रधान, उसको कोई मतलब नहीं। उसको ये पता है मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इतना पता है। और उसको ये पता है मेरे आसपास क्या हो रहा है। और 2029 तक वो क्योंकि जेनजी आता है 29 साल तक वाला, मतलब 30 साल तक वाला, वो क्या कर रहा है, वो नौकरी ढूंढ रहा है, उसको काम चाहिए, या वो परीक्षाएं दे रहा है, उसको रिजल्ट चाहिए, उसको दाखिला चाहिए कहीं। सो ये जो है ये वर्क एक्चुअली एस्पिरेशन वाला है, और इसीलिए ये सरकार के लिए ज्यादा चुनौती है, क्योंकि इसको जो चाहिए वो सरकार ही दे सकती है। ऑपोजिशन के लिए बड़ा आसान है, अगर इसमें कहीं असंतोष हुआ उसको बड़ा बना देना। गलत तो नहीं सर कहीं बात त्रिपाठी जी? ठीक बात है, लेकिन शुरुआत ही यहीं से करूं कि अभी तक तो सफल नहीं हो पाया अपोजिशन, और नरेंद्र मोदी से नाराजगी है, लेकिन नरेंद्र मोदी से ही उम्मीद, ये भी यूथ के साथ दिख रहा है। और जो मैं थोड़ा जल्दी कर गया था, मुझे नहीं पता था कि 2:30 वाले में आप बात करेंगे, तो थोड़ा जल्दी, लेकिन आप जरा सोचिए, वो तो जेनजी से भी पीछे का मामला है ना। छोटे छोटे बच्चे अगर नरेंद्र मोदी के उस मिडनाइट स्टेटमेंट पर कमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो अट्रैक्ट तो मोदी कर रहे हैं उनको। फिर अगर वो ये कह रहे हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, यानी उनके बीच में वो चर्चा हो रही। और मेरा एक बड़ा स्पष्ट मानना है, मैं ये लगातार कहता भी रहा हूं कि नरेंद्र मोदी कई बार मतलब अहंकारी भी दिखते हैं, अरे नहीं करेंगे, जो करना हो कर लो, लेकिन सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल पॉलिटिशियन है वो आदमी। मतलब उनको अगर समझ में आ गया कि इस एक चीज से ठीक हो सकता है, तो वो काम वो ठीक कर लेंगे। लेकिन चूंकि उनको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आप हर वक्त झुके झुके से दिखें, तो ये तो बड़ा खराब एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर को तो हमेशा ताकतवर दिखना चाहिए, एकदम जो कहेगा जो करेगा एकदम अड़ा रहेगा। लेकिन जरूरत पड़ी तो झुक गए, और इस बार भी ये होता हुआ दिखा। मुझे लगता है इसकी वजह से अभी भी वो गैप भी देख लीजिए ना, 18 से 35 साल वाला, ये हाँ 39 और 21, 24 का ही तो है ये। तो ये लगभग 40% वोट मोदी को मिला, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर सरकार ने कोर्स करेक्शन कर लिया, जैसे कई बार कहते हैं ना, जैसे मोदी जी का एक वो प्रिय डायलॉग है कि ईश्वर ने मुझे ही इसके लिए भेजा, इस काम के लिए। अगर कहीं ईश्वर ने उनको शिक्षा के सुधार के काम के लिए भेज दिया होगा, तो आप समझिए नेक्स्ट 20 इयर्स तो फिर आप कोई लड़ाई लड़ ही नहीं पाएंगे, अगर इस सरकार ने उसको कर दिया। क्योंकि ढेर सारे ऐसे काम जो लोगों को लगते थे, जैसे गद्दा शहर, टूटी फूटी रोड, एकदम बेकार सा हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन पे गए तो वहीं पर टॉयलेट गिरा हुआ है, गंदगी, वो सब बदल गया। लेकिन अगर शिक्षा के क्षेत्र में ये हो पाए, और इसमें एक बड़ी चीज है, बड़ी तेजी में प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटी बढ़ी है। आप जरा सोचिए ना, एक साथ अगर इतना तेजी में बढ़ेगा तो उसको क्वालिटी करना मुश्किल हो रहा है।
क्योंकि आप वो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, कहने को तो कोर्स खूब खुल गए, खूब बढ़िया हो गया, लेकिन ना तो उतने बढ़िया टीचर तैयार हुए, ना उतने अच्छे बच्चे तैयार हुए। अब जब दोनों नहीं तैयार हुए तो लेकिन नौकरी तो दोनों को चाहिए, लड़ाई में उसी है। तो जो दोनों के बीच का अंतर है बहुत बड़ा। अगर एजुकेशनल रिफॉर्म नरेंद्र मोदी की सरकार कर पाई तो सचमुच नेक्स्ट 20 ईयर जो यूथ होगा शायद कहीं और देखना भी पसंद नहीं करेगा, अगर कर पाई तो। अरे एक फर्क और है, ये आप देखिए इसको, खास तौर पर जब से स्मार्टफोन आया, फोन भी तो डेवलप हुआ ना सबके साथ, एज के साथ। तो पहले वो छोटा वाला फोन जो है जिससे केवल बात हो पाती है वो था शुरुआत में, अब तो बड़ा वाला फोन है और सबके पास, सब हर वर्ग के व्यक्ति के पास जो है स्मार्टफोन आज लगभग आ गया है। स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो किसी ने मुझे ये भी कहा कि देखिए भारत में जो लैक ऑफ डेवलपमेंट या बैकवर्डनेस थी किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर पहले थी बहुत, लेकिन ऐसे सर्कुलेट तो नहीं होती थी। आज तो वो फोन पर अमेरिका और स्विट्जरलैंड भी देख रहा है और फिर वो अपने आसपास भी देख रहा है। तो उसको ये भी दिख रहा है कि भाई मुझे तो वैसा चाहिए ना, आप मुझे वैसा वाला क्यों नहीं दे पा रहे हो, मुझे वैसी वाली यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दे, मुझे करण जौहर वाली यूनिवर्सिटी चाहिए जो आई थी, जो पिक्चर करण जौहर की वाली, उसकी शाहरुख खान जी की पिक्चर, वैसी यूनिवर्सिटी दीजिए ना मुझे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी तो मिल गई सर इसी फोन ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दे दी है, उसी पे ज्ञान लेके फिर सब ज्ञान देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा आप बोलिए। सच तो ये है कि हम एक मास एजुकेशन देने वाले इंस्टीट्यूशन के रूप में इमर्ज कर रहे हैं, जहां हम डिग्रियां पैदा करते हैं, क्वालिटी पैदा नहीं करते हैं। दुनिया के जितने बड़े अच्छे कंट्री हैं वहां पर 78% अमेरिका के अंदर जो है 78,000 PhD होता है। आज के दिन में भी हम यदि आप कहेंगे तो 16-17 हज़ार के 20,000 से ज़्यादा के आसपास नहीं भारत के अंदर PhD होता है। और वो क्या क्वालिटी होता है ये हम सबको बताने की आवश्यकता नहीं है, कट एंड पेस्ट हमारे यहाँ अधिकांशतः जगह होता है। तो जो हम पैदा कर रहे हैं, हम एक भीड़ पैदा कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से। इसी बीच में आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बहुत बड़े हैं। आज के दिन में कम से कम 1500 यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ 1200-1300 जरूरत है ना, लेकिन उसकी भी मैं फिर बता रहा हूँ, तो आप नहीं पूर्ति कर सकते। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, लेकिन वो यदि हमको मौका मिला है उन यूनिवर्सिटी में जाने का और उनके रिकॉग्निशन का, एक लाइन बोलूं, आप जवाब उसका दीजिएगा। हाँ। कल दरअसल ये चर्चा होते हुए और जो मुझे समझ में भी आया, मुझे लगता है, मतलब हो सकता है मैं गलत हूं, ये गेस्ट फैकल्टी का प्रचलन भी खत्म होना चाहिए, मतलब जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, जो शोषण भी है। आप सारे के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल करते चले जा रहे हैं। जो प्राइवेट विश्वविद्यालय है वो और 25-50 हजार में लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर बना के बैठाए हुए हैं। तो ये भी तो एक गंभीर समस्या है ना, आप उसको उस स्तर का देंगे ही नहीं। एक तो ये कि मशरूमिंग हो गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत खुल गई, और दूसरा क्वालिटी के हो ही नहीं पाए, उनको जिम्मेदारी नहीं, दूसरा काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं चलो ठीक है भाई गेस्ट फैकल्टी बन गए, वो कर लिया, उनका कोई पता नहीं, भविष्य का पता नहीं। देखिए गेस्ट फैकल्टी कम से कम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम संख्या में होती है, परमानेंट ही हमारे यहाँ ज़्यादा होती है। टेम्पररी में जो गेस्ट हुआ सो हुआ, नहीं तो हमारे यहाँ परमानेंट ही स्थिति होती है। लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है वहाँ हमको जाकर के यूजीसी की तरह टीम से हमको मौका मिला है 20,000 रुपये पे, 25,000 रुपये पे। जब आप 20,000 रुपये पे, 25,000 रुपये पे आप ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप रखेंगे तो क्या क्वालिटी आप पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जो आप नेट पैदा कर रहे हैं उसमें बहुत बड़े घपले हो रहे हैं। ये सब डिस्कशन भी हो रहा है हमारे प्रोग्राम में, ये बातें और